कोचिंग हमें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की करनी है, बायोलॉजी हम अपने आप पढ़ लेंगे। ये हर बच्चे का एटीट्यूड है। रैंक क्या आएगी, आप टॉप रैंक आओगे कि थोड़े गिरोगे, वो कौन डिसाइड करेगा? फिजिक्स डिसाइड करता है कि 340 प्लस नंबर आने चाहिए, वहां 280 नंबर आ रहे हैं, तो कमजोर आप फिजिक्स में हो क्या? ना, फिजिक्स में कमजोर नहीं हो, एक्सीलेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में जाना है। तो इसके लिए क्या करें बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने वो कहावत मुहावरा सुना होगा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ये मान लेना कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक नीट के कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। या दूसरा तरीका, हम उस मॉड्यूल में ही आंसर क्या कर देते हैं? मार्क कर देते हैं, टिक कर देते हैं। बेटा ये भी एकदम गलत तरीका है। पर रहना है, और मैं लिख के डंके की चोट पे ये बोल रहा हूं, अगर आप ये प्रयास करेंगे कि उन 22 से 25 लाख बच्चों में हम औसत से ऊपर रहे, तो गुड वाली पोजीशन में, और गुड वाली पोजीशन में आने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान आपसे आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं छीन सकता। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? जय पीडब्ल्यू, जय रसगुल्ला आर्मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिट जाओ, सिट जाओ, सिट जाओ, सिट जाओ। क्या हाल चाल है? ठीक है। कैसी पढ़ाई चल रही है? हाँ, आज बड़ी पुरानी यादें है ना, एकदम ताजा सी हो गई। तो ठीक लग रहा है? ऐसा एलियन की तरह थोड़ी लग रहा हूं यार, ऐसे घूर घूर के देख रहे हो आप तो चलिए दोस्तों, आज हम एक बड़े ही प्यारे से सेशन के लिए आप लोगों के सामने आए हैं, और वो सेशन अपना बड़ा प्यारा सा था। वो बड़ा प्यारा सेशन है कि बायोलॉजी जो है, वो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको आता बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि यार बायोलॉजी के लिए क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं, अपने आप ही पढ़ लेंगे। कोचिंग हमें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की करनी है, बायोलॉजी हम अपने आप पढ़ लेंगे। ये हर बच्चे का एटीट्यूड होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? कोई भी कह दे बायोलॉजी का ट्यूशन करना है, कोचिंग करनी ना, किसकी करनी है? या तो फिजिक्स की करनी है या फिर केमिस्ट्री की करनी है। लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपके नीट के एग्जाम में 50% पोर्शन को कवर करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता? yes, मतलब सिलेक्शन होगा नीट में कि नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? बायोलॉजी डिसाइड करेगा कि भाई इसमें आराम से आपने 340 350 नंबर फोड़ दिए तो रहा आसान हो गई है कि नहीं? रैंक क्या आएगी, आप टॉप रैंक आओगे कि थोड़े गिरोगे, वो कौन डिसाइड करेगा? फिजिक्स डिसाइड करता है। रैंक टॉप कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कौन डिसाइड करता है? बायोलॉजी करता है। तभी तो, लेकिन हम पूछेंगे किस चीज की तैयारी कर लेते हैं? बोलो, पीएमटी की करते हैं। और पीएमटी का मतलब हम मान लेते हैं फिजिक्स मारेगी तुम्हें, है ना? हम ऐसा ही, पीएमटी का मतलब आते हम कहते हैं सर फिजिक्स से डर लगता है। अरे भाई, आपको नहीं, क्लास में कोई सा भी ऐसा बच्चा है जो ये कह दे कि मेरे को फिजिक्स से डर नहीं लगता? एक भी नहीं मिलेगा। सबको फिजिक्स से डर लगता है कि नहीं लगता? तो कहने का मतलब भाई, जो चीज टफ होती है, जो सब्जेक्ट मुश्किल होता है, वो सबके लिए मुश्किल है। ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए बहुत मक्खन है, इनके लिए भाई सब मुश्किल है, इनको तो बिल्कुल एकदम हलवा लग रहा है कि अपन सारे सवाल फोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। तो कहने का मतलब कि नीट के एग्जाम में जो 22 से 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उन सबके लिए फिजिक्स टफ है, और सबके लिए सिलेक्शन के लिए बायोलॉजी सबसे इजी है। फिजिक्स का एक सवाल बड़ी मेहनत से लगाओगे, 4 ही नंबर मिलेंगे, और बायोलॉजी में टिक कैसे मार के चले जाओगे, नंबर कितने मिलेंगे? तो कहानी पूरे 4 नंबर की ही है। अब वो 4 नंबर आसानी से मिलते हैं कि मुश्किल से मिलते हैं, बात सारी ये है। तो बताओ, आप क्या पसंद करोगे कि आराम से, बड़ी आसानी से 4 नंबर मिल जाए कि बहुत मुश्किल से मिले? आसानी से 4 नंबर मिल जाए। और वो आसानी से 4 नंबर कहां से मिलेंगे? बायोलॉजी से, जिसको हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, जिसको हम बहुत कम वैल्यू दे रहे हैं, उसी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि वही ऐसी थी जो हमें सिलेक्शन की रेंज में लेके जाएगी। बोलो यस कि नो? तो अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी ईमानदारी से जवाब देना, ऐसे मतलब टोपी पहनाने का काम नहीं, ठीक है? पूरी ईमानदारी से। पहला उद्देश्य हर इंसान का, मेरे हिसाब से पहला उद्देश्य ये होगा कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। पहला उद्देश्य यही होगा कि पहला उद्देश्य यह है कि मेरे को एम्स दिल्ली मिले, मैं फर्स्ट रैंक फोड़ूं। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, मतलब मैं उस रेंज में तो पहुंचूं जहां मैं डॉक्टर बन सकता हूं। अरे हां कि ना?
तो क्या एग्जाम में जब आप कोशिश करोगे, जब नीट का एग्जाम लिखोगे, एग्जाम दोगे तो एग्जाम में सबसे पहले काम ये करोगे आप कि भैया मुझे इतने क्वेश्चन सही पहले कर लेने हैं ताकि मैं सिलेक्शन की रेंज में आ जाऊं। और इस बार का हिसाब किताब देखा कि अपने पास औकात दिखाई ना नीट वालों ने। उससे पहले तो मक्खन था, 720 रेवड़ियां बट रही थी। जिस गली मोहल्ले में गुजरो वही कहते बस थोड़ा सा चौक गए, 700 नंबर तो मेरे भी थे। ऐसा देखा कि नहीं देखा? और एक बात और बताऊं आपको, आप हिंदुस्तान के किसी भी इंसान से मिल लेना जिसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, या उनके घर वालों से मिल लेना, कोई भी ये नहीं कहेगा मेरे -5 नंबर आए थे, कोई भी ये नहीं कहेगा मेरे 250 नंबर आएंगे। वो कहेगा बस मैं तो किनारे पे था, 1-2 नंबर से रह गया। आज तक आप बता दो आपको ऐसा कोई आदमी मिल गया क्या जिसने कह दिया भाई मैं तो एकदम झंडू हूं, मेरे 10 ही नंबर आए थे, मेरे 250 आए थे, मेरे 150 आए थे, मेरे फिजिक्स में तो -5 थे। ऐसा कोई मिला क्या? लेकिन आपको पता है ऐसे होते तो है, हमारे टेस्ट में भर भर के लगे हैं नीचे से टॉप। तो वो नीट में कौन सा महान काम करेंगे, वो रहेंगे ना। लेकिन कोई इस बात को मानता नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनके सामने अगर ये बात हमने मान ली कि भाई हमारे नेगेटिव आए तो इनकी नजर में हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन बेटा मैं ये कहता हूं कि जब तक हम अपनी कमियों को, गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक क्या उसको सुधार पाएंगे? क्या उसको सुधार पाएंगे? भाई हमें तो ये कमियां करनी पड़ेगी कि भाई मेरे -5 नंबर आए तो क्यों आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी, क्यों आए, इस क्यों का जवाब मुझे देना है। याद करो स्कूल में हम सब पढ़ते थे, कोचिंग वाली तो बात भूल जाते क्योंकि अपन ड्रॉपर बैच के हैं। अरे यकीन वाले हो? तो स्कूल वाला कॉन्सेप्ट याद करते हैं कि स्कूल में सर और मैम हमें होमवर्क देते थे। अब याद करो अगले दिन जब वो नोटबुक चेक होती थी, तो जब नोटबुक चेक होती थी तो भाई साहब हम अगर होमवर्क पूरा नहीं करते तो क्या करते थे? बहाना ढूंढना पड़ता था। अब भाई कई बहाने तो सक्सेस हो जाते थे, लेकिन दादा को, नानी को, बूढ़े बुजुर्गों को कितना मारे यार, साल में एक बार ही तो मार सकते हैं एक को। कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला कर भी दिया तो लास्ट में तो धुलाई होती थी। अपन हिंदी मीडियम वाले अपने तो गांव के स्कूल में अभी भी कूटते हैं ना बढ़िया। शहरों में तो बोल दे तो भैया मम्मी लंका लगा दे। अपन तो गांव वाले बिना डिटर्जेंट की धुलाई हुई हमारी, इसलिए हमारे वो डिप्रेशन नाम की चीज होती नहीं। कोई कहते ना आज मैं तो डिप्रेस हो गया, मुझे ऐसा कर, अपने नहीं आता। अपने को पता ये गड़बड़ हो गई तो क्या बाबूजी जूते से बजाएंगे फुटबॉल की तरह। तो भाई बचने का तरीका ढूंढ ले। अपन यही तो तरीका करते हैं। पापा की परियों को कोई दिक्कत होती नहीं, मम्मी के मगरमच्छों को दिक्कत होती है कि भाई साहब पापा आएंगे और ये परी जो अपने घर की बहन है वो 2-4 नमक मिर्ची और लगाएगी और पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन पापा जो जूते से बजाएगा। सारे हमारी डिप्रेशन, सारी बीमारियां दूर है कि नहीं है? आप देख लो किसी अंग्रेज बच्चे को आप 4 लोगों के सामने डांट दो, तूने ऐसा क्यों किया, वो ऐसे आंख दिखाएगा। और हमारे घर वाले यहीं पे आके जूती बजाने लगे, हमारे दिमाग में कुछ नहीं, भाग ले, जितना रुकेगा उतना और कूटेगा, है कि नहीं? तो ये चीजें वो है जो पुराने टाइम से चली आ रही है, कहीं ना कहीं हमें फायदा देने वाली है। हम अभी भी इस बात को मानते हैं कि हमने कोई गलती करी है तो उसकी जवाबदेही है, हमें जवाब देना पड़ेगा। तो जब जवाबदेही तय हो जाती है ना तो फिर हम बहाने लगाने बंद कर देते हैं। आपके नंबर कम आए, बेटा नंबर कम क्यों आए? तो अगर आप लोगों के, मैंने कहा मार्क्स कम आए, अगर आप लोगों के मार्क्स जो थे, हमने बोला अगर आप लोगों के टेस्ट में मार्क्स जो थे वो मार्क्स टेस्ट में कम आए, हमने बोला टेस्ट में मार्क्स जो है वो मार्क्स क्या है बेटा? कम आए। पहले टेस्ट में नंबर कम आए, कोई दिक्कत नहीं। घर वाले इसके पास, हमारे पास बोलने के लिए बात है कि भैया पहले टेस्ट में नंबर कम इसलिए आए क्योंकि हमें एमसीक्यूज टाइप का पेपर देने का अनुभव नहीं था। नेगेटिव मार्किंग को कैसे रोकना है, अनुभव नहीं था। हमें तो चारों ही ऑप्शन सही लग रहे थे, हमने सोचा सारे टिपका दे, या तो बाबा रेल में या बाबा जेल में। अरे हाँ, तुक्का लग गया तो 4 आ जाएगा, नहीं तो माइनस हो जाएगा, हाँ कि ना? वो तो जब रिजल्ट आया, जब पता चला कि नंबर कम तो आए और इनकन में माइनस तो 50+ हो गए। अरे हाँ, पहले टेस्ट में ऐसा हादसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन धीरे धीरे टेस्ट बढ़ा। अगर टेस्ट बढ़ा और उसके बाद आपने इस चीज में सुधार नहीं किया, इसमें सुधार नहीं किया, अगर इसमें आपने सुधार नहीं किया तो बेटा आप 100% गलत ट्रैक पे जा रहे हो। अब सुधार कब नहीं करोगे? सुधार तो जब नहीं करोगे जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप सीरियस है ही नहीं।
अगर आप सीरियस होगे तो आप ये तो देखोगे कि भाई मैंने पेपर दिया था, मेरे को पेपर ठीक ठाक आता था। भाई कोई भी क्वेश्चन में गलत सही टिक तो करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, नहीं तो अपन छोड़ देते, इतने बेवकूफ तो अपन है नहीं, अपन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन हमने टिक किया तो पक्की बात थी 4 ऑप्शन में से हमें ऐसा लगा होगा कि 2 ऑप्शन तो कट गए, और उस 2 में ऐसा लगा होगा जो बहुत नजदीक नजदीक थे कि यार ऐसा कुछ पढ़ा था, ये पढ़ा हुआ लग रहा है, ऐसा कुछ था कि नहीं था। इसी वजह से वो नेगेटिव हुआ कि हमें पढ़ा हुआ लग रहा था लेकिन वो शायद सही नहीं था, दूसरे वाला जो बिना, जिसमें हम थोड़े कंफ्यूज थे, वो वाला सही था। अरे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज कब पता करोगे, ये चीज जब पता करोगे जब घर जाके आप अपनी कमियों को देखोगे। मतलब आप क्या काम करोगे घर जाके, जब आप पेपर जो था उस पेपर को एनालिसिस करोगे। क्या करोगे बेटा, पेपर को एनालिसिस आप करोगे कि भैया ये मैंने पेपर दिया था, इस पेपर में मैंने 180 सवाल में से 150 सवाल लगाए थे, 150 सवाल लगाने के बाद मेरे कितने नंबर आए और उनमें नेगेटिव कितना किया। चले भैया, इसके लिए घर पे जाके पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा। आप में से मेरे को ये बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जो टेस्ट पेपर देने के बाद घर जाते हैं और घर जाके उस पूरे पेपर को दोबारा सलीके से देखते हैं। आंसर की मिलने के बाद अपना मैच किया, पहला काम, आंसर की से अपना मैच किया तो अपने को आइडिया लग जाता है कितने मार्क्स आने वाले हैं, और फिर एनालिसिस करा कि कौन सा सवाल मेरा गलत हुआ। उन गलत वाले सवाल को हमने बोला, रोंग वाला जो सवाल था उस रोंग वाले सवाल को आपने मार्क कर दिया। चले, छोड़ दिया जो सवाल जो छोड़ दिया, उस छोड़ दिए वाले सवाल को आपने मार्क किया। ऐसे कितने लोग ऐसे करते, इसको बोलते हैं पेपर एनालिसिस करना। आप में से किसी ने किया, आप में से किसी ने किया? जवाब दो यार, ऐसे जल्लादों की तरह मुझे मत देखो, जवाब देना है। मुझे तो पता है नहीं करते, तभी तो मैं ये बात कह रहा हूं भाई। मेरे को 14 साल यही काम करते हो गए, तो मेरे को तो पता है कि नहीं करते, इसीलिए मैं आपसे पूछवाना चाह रहा हूं कि ये किया। आपकी जगह मैं बैठता था तब मैं भी नहीं करता था, नहीं किया। अब ये करते तो क्या फायदा होता भाई। मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन थे, वो थे अपने पास 180 क्वेश्चंस। बड़े ध्यान से देखना बेटा, 180 क्वेश्चंस थे। चलो भैया मैं आगे, हमने बोला टोटल मिला के अपने पास 180 क्वेश्चन थे। मैं फोकस करूं सीधा का सीधा बायोलॉजी वाले पोर्शन पे, मैं बायोलॉजी वाले पोर्शन पे फोकस करूं तो इस बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन थे बेटा? बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन थे। अब इसी पे मैं फोकस करता हूं। बायोलॉजी के अपने पास टोटल मिला के 90 क्वेश्चन थे। अब मैं ये मानता हूं कि आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में आप इस 90 में से मान लीजिए आप 70 क्वेश्चंस लगा के आ गए। कितने क्वेश्चन लगाए आपने? तो ये 70 क्वेश्चन ये थे जो आपने एग्जाम में लगाए। ये वो क्वेश्चन थे मेरे बच्चे जो आपने एग्जाम में लगाए। अब हमारे पास डेटा क्या निकल के आया कि 70 क्वेश्चन लगाए एग्जाम में और आप पेपर देके बड़े अच्छे से गए हो। क्या कह रहे हो कि भैया मेरे 70 क्वेश्चन लगाए तो कितने नंबर बन रहे भैया 70 क्वेश्चन के? 280 नंबर, हाँ कि ना? तो हम ये मान रहे हैं कि मेरे 280 नंबर आ रहे हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप ये मान रहे हो, मैं मान लेता हूं कि आपके 280 नंबर आए और आपके पूरे नंबर जो आए वो पूरे नंबर कितने आए? मान लीजिए पूरे नंबर अभी 280 इसमें आ गए, 60-70 फिजिक्स में आ गए, 60-70 में मान लेता हूं केमिस्ट्री में आ गए, तो मोटे मोटे 150 नंबर में और जोड़ दूं? अरे भाई जोड़ दूं क्या? जोड़ दूं क्या? चलो तुम भी ऐसा करो, मैं तुम्हारे नंबर जोड़ लेता हूं 200, 100 फिजिक्स के और 100 केमिस्ट्री के। तो टोटल नंबर हमने बोला इतने नंबर से मैं मान रहा हूं जब सारे सही है तो आपके कितने नंबर आए? 280 नंबर आए बायो में। मैं मान लेता हूं 100 नंबर आपके आए फिजिक्स में, मैं मान लेता हूं 100 नंबर आपके आए केमिस्ट्री में। ये नंबर आए और टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 480 मार्क्स आए। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। अब जब आपके नंबर 480 आए और आपसे घर वाले पूछेगा बेटा 480 नंबर क्यों आए, तो पता है हम क्या बोलते हैं? मैं बता दूं कि तुम बताओगे? वो बाकी सब तो ठीक है पर पापा मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आती। यही तो बोलेंगे। लेकिन एक बार दिल पे हाथ रख के आप सोचिए कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपके 100 नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं? केमिस्ट्री वाले में भी 100 नंबर आ रहे हैं। अब बायोलॉजी को तोड़ो,
भाई 280 नंबर आपके बायोलॉजी में आ रहे हैं, जहां हम ये उम्मीद करके चल रहे थे कि 340 प्लस नंबर आने चाहिए, वहां 280 नंबर आ रहे हैं। तो कमजोर आप फिजिक्स में हो क्या? ना, फिजिक्स में कमजोर नहीं हो आप। पूरे टेस्ट में देख लेना, जब आपका टेस्ट होता है और उसमें टेस्ट में मान लीजिए आपके टेस्ट में 500 बच्चे बैठे, उन 500 बच्चों का आप एवरेज स्कोर देखना। बेटा कभी भी हमें ऐसा नहीं कि टॉपर जो बच्चा है, हम क्या काम करते हैं, हमने देखा कि अपने पास टॉपर जो है, उस टॉपर के मान लीजिए फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 150 मार्क्स आ रहे, 160 में से कितने आ रहे हैं? मान लीजिए उसके 150 मार्क्स आ रहे हैं, एक टॉपर बच्चे के 150 मार्क्स आ रहे हैं, और हमारे मार्क्स आ रहे हैं, हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं वो मान लीजिए 100 आ रहे हैं। तो हम कहेंगे देखो हम कमजोर हैं, इसके 150। अरे नहीं भैया, आप टॉपर से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप देखिए कि टोटल 500 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उन 500 के औसत मार्क्स निकालिए। किसके? हमने बोला 500 बच्चे जो थे, 500 बच्चे जो थे, उनके औसत मार्क्स निकालिए। और जब औसत मार्क्स निकालोगे ना बेटा, तो फिजिक्स का कितना ही आसान पेपर आ जाए, एकदम एकदम कहो मक्खन पेपर आ जाएगा ना। तब भी उनके औसत मार्क्स आएंगे वो लगभग 80 से 90 के बीच आ सकते हैं, इससे ज्यादा औसत मार्क्स नहीं आएंगे। अगर टफ पेपर आ गया तो टफ पेपर में ये वैल्यू है वो लगभग 60 से 70 के बीच वेरी करेगी, थोड़ा टफ आ गया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके खुद के मार्क्स कितने हैं? आपके टेस्ट पेपर हुआ था उसमें औसत मार्क्स कितने हैं? 80 से 90 के बीच। तो मेरे को एक बात बताओ, आपके मार्क्स औसत से ऊपर है कि नीचे है? औसत से ऊपर है कि नीचे है? और याद करो, हम कहते हैं ये बहुत कमजोर बच्चा है, ये एवरेज बच्चा है, ये गुड बच्चा है, और ये वेरी गुड है। अरे यही तो क्राइटेरिया हो गया। तो मैंने बोला कि ये औसत है, तो मैंने बोला 100 वाला बच्चा जो है वो हो गया गुड, जिसके 120 आए वो हो गया वेरी गुड, और जिसके 150 आए वो हो गया एक्सीलेंट। तो अपने आप को जज करने का तरीका देखो। तो क्या फिजिक्स में आप कमजोर हो? अरे भाई औसत से भी ऊपर हो, फिजिक्स में आप गुड हो। फिजिक्स में आप क्या हो? गुड हो। लंका लगी पड़ी हो तो बायोलॉजी में लगी पड़ी है। तो अपने आप को चेक करो, तो अपने बैच के औसत मार्क्स के आधार पे चेक करो कि पूरे बैच के, क्योंकि वो पेपर आप अकेले का तो था नहीं भाई, या केवल टॉपर ने और आपने तो दिया नहीं, पूरे बच्चों ने दिया था ना। पूरे 500 बच्चों के लिए पेपर था। तो नीट का जो पेपर होगा भाई वो तो 22 से 25 लाख बच्चों के लिए होगा, और आपको कोशिश ये करनी है उन 22 से 25 लाख बच्चों में आपको इस औसत से ऊपर रहना है। और मैं लिख के डंके की चोट पे ये बोल रहा हूं, अगर आप ये प्रयास करेंगे कि उन 22 से 25 लाख बच्चों में हम औसत से ऊपर रहे, तो गुड वाली पोजीशन में, और गुड वाली पोजीशन में आने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान आपसे आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता। कोई छीन पाएगा क्या? भाई कोई नहीं छीन पाएगा। आप रेशियो लगा के देख लो। मान लीजिए यहां पे आप गुड में हो, केमिस्ट्री में गुड में हो, बायोलॉजी में गुड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? बायोलॉजी में गुड में जाने के लिए लगभग 320 330 नंबर लाने पड़ेंगे। आप अपना कैलकुलेशन निकाल के देख लो, आपका 550 के आसपास स्कोर पहुंच रहा है। और इस साल का रिजल्ट देख लो। पिछले पे मत जाओ, क्योंकि नीट का पैटर्न वो तो कोरोना का प्रभाव था, 20 सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस का फायदा मिल रहा था। इस साल के पेपर की औकात देख ली थी? अरे देख ली थी क्या? तो कहने का मतलब अगर आप 550 नंबर ला रहे हो आसानी से, तो आपको तो डंके की चोट पे जबरदस्त कॉलेज मिल रहा है भाई। आपको कौन रोक पा रहा है? कोई रोक पा रहा है क्या? तो सबसे पहली चीज है कि आपको सोचने का तरीका बदलना है। राजस्थान के बच्चे हो साहब? सारे बस सोच के तरीके में इतना फर्क है, जिम लो साहब और ठूस लो साहब। तो डिसाइड आपको करना है कि इफेक्टिव कौन सा तरीका है, जिम लो साहब। तो आपको जब जज करना है तो जज करने का तरीका ये आना चाहिए कि जब भी आप पेरेंट्स से भी कभी समझाओ तो ये समझाना है कि पापा पेपर, मम्मा पेपर मैंने अकेले ने नहीं दिया था। आप टॉपर के बेसिस पे जज मत करो, आप जज करो कि मेरे 500 बच्चों में मैं कहां स्टैंड करता हूं या कहां स्टैंड करती हूं। अगर 500 बच्चों में आप एवरेज से ऊपर स्टैंड कर रहे हो, दैट इज गुड पोजीशन पे हो, तो आप फिजिक्स में भी गुड स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री में भी गुड हो और बायोलॉजी में भी गुड हो। अब ऐसा तो है नहीं सब में गुड़ गुड़ ही करोगे, किसी में तो शक्कर भी बनोगे ना यार। बोलो यार, कमाल करते हो, बुझे हुए चमन की तरह बैठे हो।
है ना? अरे कमाल कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे कोई तुम्हें छोड़ के ही भाग गया हो। हाँ, कि हमें उनसे कोई शिकायत ही नहीं है, शायद हमारे नसीब में उनकी मोहब्बत ही नहीं है। मेरी तकदीर लिख कर तो खुदा भी मुकर गया, बोला ये मेरी लिखावट ही नहीं है। तो ऐसे थोड़ी करना है, जवाब दो, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। बात समझ में आई? तो पहली बात ये याद रखनी है कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जब भी रिजल्ट देखो तो किस पे फोकस करना है? ओवरऑल रिजल्ट पे फोकस करना है। यही सही तरीका है चेक करने का। और चेक करने का तरीका मान लीजिए, अब इसमें तो मैंने गुड रैंक पे डाला, कोई बच्चा ऐसे भी होगा जो कि औसत पे है, कोई बच्चा ऐसे भी होगा जो कि सब्जेक्ट में बहुत पुअर है, बिलो एवरेज है, जो कि पुअर वाली पोजीशन पे है। तो अब ये पुअर वाला बच्चा है, इससे आप कहोगे बेटा इंप्रूवमेंट कर, इससे क्या कहेंगे? फिर इंप्रूवमेंट करके क्या ये एक्सीलेंट की कोशिश करेगा? नहीं बेटा, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ना पड़ेगा। इसको करना पड़ेगा कि भैया पहले मेरे सबसे नजदीक सीढ़ी औसत वाली है, मैं सबसे पहले इस औसत वाली सीढ़ी पे जाऊं। जब औसत स्कोर एक दो टेस्ट में मेंटेन कर लूं, एक बार में नहीं, एक दो टेस्ट में जब औसत स्कोर मेंटेन कर लूं, फिर अगला गोल सेट करूं, उसके बाद अगला गोल सेट करूं। और मैं ज्यादा तो कहूंगा नहीं, ये पुअर वाला बच्चा है, ये बेचारा यहां तक जा सकता है, वेरी गुड और एक्सीलेंट तक पहुंचने के चांस बहुत बहुत कम है, वो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर ये तो आइडियल बात कर दी, और आपको पता आइडियल तो कारनोट वाला इंजन पढ़ाते फिजिक्स में, जो कि वास्तविकता में कुछ होता ही नहीं है। तो इतनी आइडियल बात नहीं, रियल बात है यार। मैं एक एवरेज हूं, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं इस रेंज में पहुंच जाऊंगा। मेरी औकात है कि मैं थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो शायद गुड तक पहुंच जाऊं, और गुड बन गया तो भाई शक्कर नहीं भी बनूंगा तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट तो पक्की हो गई ना, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब सबसे पहले अपना गोल होना चाहिए, अपना एम होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि मुझे उस रस्सी को पकड़ना है, उस सीढ़ी को पकड़ना है जो मुझे मेरे सपने पूरे करने के करीब ले जाए, दैट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले जाए। पहली बात क्लियर है? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं? अब सवाल था गुरुजी, अब हम ये मान लेते हैं कि आप में से अधिकांश बच्चे जो है वो औसत कैटेगरी में है, कुछ हो सकता है पुअर कैटेगरी में भी आ रहे हो बेचारे। क्योंकि बेटा कभी भी अपने आप को दूसरे आदमी से कंपेयर नहीं करना है। क्लास में मैं एक टीचर हूं, मैं एक बात को 3 बार रिपीट करता हूं, बच्चा कहेगा सर आप 3 बार रिपीट कर रहे हो, हमें बड़ी इरिटेशन फील हो रही है, ऐसे लग रहा है कान में से खून निकलने वाला हो। तो मैं उसको एक ही बात कहता हूं कि यार आपकी बात एकदम सही है, आपको वो बात एक बार में समझ में आ गई। क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको 2 बार में वो बात समझ में आएगी, क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसको शायद 3 बार में समझ में आए। क्योंकि हर एक इंसान की अपनी बात समझने की क्षमता है, वो अलग अलग है। तो भाई जब मैं बीइंग ए टीचर क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मैं केवल एक टॉपर बच्चा जिसको एक बार में बात समझ में आ गई, मैं उसके बेसिस पे तो मेरी क्लास रन नहीं कर पाऊंगा ना। मुझे तो क्लास की मेजॉरिटी को साथ में लेके आना पड़ेगा। और हो सकता है उस क्लास में फिर भी कोई ऐसा बच्चा बच जाए जिसके मेरी बात 4 बार में समझ में आती हो। और मैं ये चाहता हूं कि यार 4 बार तक नहीं जाऊं और वो बच्चा कहे सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, बेटा एक बार क्लास से बाहर डाउट रूम में मेरे से मिल, मैं आपसे बैठ के अकेले में बात करता हूं। और ऐसे बच्चे क्लास में 1 या 2 होते हैं, क्योंकि अगर अपन उसी बात को 4 बार या 5 बार रिपीट करते रहते तो अपना टाइम से सिलेबस नहीं हो पाता। तो हमने उनको वहां पे सुटेबल टाइम दिया और जिस लैंग्वेज में वो समझ सकते थे उनको वो बात समझाई। मेरी बात क्लियर है? तो अब मैं क्या मान के चल लूं? मैं ये मान के चल लूं कि आप औसत बच्चे हैं और आप गुड और वेरी गुड और एक्सीलेंट की कैटेगरी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। चले भैया? पक्की बात है? तो मैं बात कर रहा हूं कि भाई साहब औसत बच्चे हैं, और उस औसत बच्चे को हमने बोला अपने पास एक औसत स्टूडेंट है, इस औसत स्टूडेंट को एक्सीलेंट बनना है, एक्सीलेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में जाना है, एक्सीलेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में जाना है। तो इसके लिए क्या करें बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने वो कहावत मुहावरा सुना होगा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अरे सुना कि नहीं सुना? सुना सुना लग रहा है कि सब सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है कि जग सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। तो कहने का मतलब कि हमारी संगति जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इंसान को कुछ ही चीज मिलती है जहां पे चॉइस होती है, और जहां चॉइस की चीज होगी, सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो अब दुनिया की बेस्ट चीज को सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे कि ऐसे कोई कबाड़ उठा लाओगे? है ना? मान लीजिए अभी दिवाली का सीजन, आप शॉपिंग करने गए, भाई साहब को एक जीन्स और टी शर्ट खरीदनी थी, दुकान वाले ने कह दिया ये ले जा, ला 1000 रुपए दे दे, 2000 रुपए दे दे, तो लेके आ जाएगा क्या? और दिखा
तेरे कोई मॉल थोड़ी खरीद रखा है भैया, मैं दूसरी दुकान पे ट्राई करूंगा। अरे हाँ कि ना? तो मैंने कहा जिंदगी में जहां चॉइस का मौका मिले वहां हम अच्छी से अच्छी चीज चॉइस करते हैं। तो अब याद करो, क्या भाई बहन मां बाप में चॉइस होती है क्या तुम्हारी? कोई चॉइस नहीं होती है, तो जो भगवान ने दे दिया वो झेलना ही है कि नहीं है? पत्नी में चॉइस मिलती है, ऐसे मत देख, पत्नी में चॉइस मिलती है, फ्रेंड्स बनाने में चॉइस मिलती है। तो जब चॉइस हमें किसी चीज की मिलती है तो बताओ हमें अच्छी चीज की चॉइस करनी चाहिए कि खराब की? तो कहने का मतलब फ्रेंड्स जो बनाओ उस फ्रेंड्स में ध्यान रखना कि कम से कम, सारे तो ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि सारे तो हमें पता है कि हम झंडू लोगों को जल्दी पकड़ेंगे, क्योंकि झंडू लोगों के साथ कंफर्टेबल जोन है, वहां कोई ज्ञान की बात नहीं होती, हम इजीली एडजस्ट कर जाते हैं। और एक ढंग की क्लास का आदमी होगा उसके साथ एडजस्ट करने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। तो कम से कम आपके फ्रेंड सर्किल में एक दोस्त ऐसा हो जो आपसे ऊपर हो। अगर आप एवरेज हो तो वो वेरी गुड कैटेगरी का होना चाहिए, गुड और वेरी गुड कैटेगरी का होना चाहिए, और अगर आप वेरी गुड हो तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी का होना चाहिए। ये बात पक्का रखना। बोला उससे फायदा क्या रहेगा? बेटा अगर आप औसत हो और आपका एक फ्रेंड आपसे सुपीरियर है, आप उनके साथ कुछ समय गुजारते हो तो आप उसके काम करने के तरीकों को देखते हो कि ये कैसे पढ़ाई करता है, ये कौन से टॉपिक के क्वेश्चन लगा रहा है, इसने कल तक कितना कवर किया था, आज क्या नया कर रहा है, इसको किन किन टॉपिक में दिक्कत आती है, इसने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बना रखे हैं। बताओ ये सारी चीज देखोगे कि नहीं देखोगे? और मानव की प्रवृत्ति, मानव से बड़ा कोई नकलची नहीं। मैं लड़कियों की तरफ देख रहा था, है कि नहीं है? हम कुछ ना कुछ 100% उसकी नकल नहीं कर पाए तो कुछ तो नकल करेंगे। और मान लीजिए हम अभी औसत पे बैठे थे और उसकी 20% नकल करते हुए भी अगर हमने हमारे रिजल्ट को 20% इंप्रूव कर लिया तो भाई क्या हम इस जगह पे रहेंगे कि इसकी तरफ बढ़ेंगे? इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप खुद महसूस करते हैं कि अगर आपका दोस्त ऐसा है, डेली तफरी काटना है, थड़ी पे बैठ गया, उधर कैफे में चाय कॉफी पी रहा है, तो आप वही काम करोगे। अब बहाने ढूंढोगे, क्लास को बंक कैसे करना है, मुझे तफरी कैसे काट के आनी है, घर वालों को टोपी कैसे पहनानी है, उनको गोली कैसे देनी है कि मैं लेट हो गया, मैं लेट होगी। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं? आप सोच रहे अब हाँ कर लो, क्योंकि मेरे को पता है मैं इसी गोपालपुरा बाईपास पे घूमता हूं। हाँ तो मेरे को पता है, ऐसा है कि नहीं है? और अगर आप पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने को मस्ती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल मस्ती करने की भी है, लेकिन बेटा कैरियर बनाने का समय भी तो यही है। तो मस्ती के साथ साथ हमें इस चीज को भी तो वैल्यू देनी होगी। अरे देनी होगी कि नहीं देनी होगी? तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर हम औसत पे हैं, अगर हम यहां पर है और हमारा दोस्त कोई है, हमारा कोई साथी है, वो दोस्त जो है वो दोस्त इस जगह पर है, तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि उसका काम करने का तरीका कैसा है, क्योंकि इसी क्लास में बैठ के वो भी तो पढ़ रहा है, सेम फैकल्टी से पढ़ रहा है, लेकिन वो एक्सीलेंट है, हम भी उसी क्लास में बैठकर उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हैं, तो फिर हम औसत क्यों है? तो पक्का बात किसकी थी? काम करने के तरीके की बात थी। ऐसा तो है नहीं कि कोई सर या मैम जो था उसको यहां भी पढ़ाता फिर उसके घर भी पढ़ा के आ रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बात यह थी कि उसके काम करने के तरीके की थी। काम करने का तरीका कि क्लास में वो कितना कंसंट्रेटेड होकर पढ़ता है। अगर आप बायोलॉजी की बात करें, बेटा बायोलॉजी के लेक्चर में अगर आप ईमानदारी दिखाओगे तो लगभग 80 से 90% चीजें क्लास में लर्न हो जाती है। घर पे तो आपको एक जाके पेज पलटने वाली चीज होती है कि आप 10 से 15 मिनट में पेज पलट लो, बस काम हो गया, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब सीधा था कि सबसे पहले आपको यह नोट करना पड़ेगा कि मैं अगर इस जगह पे हूं तो मेरा काम करने का तरीका क्या है। तो यहां पे आप पूरा लिखिएगा आपका तरीका, इस जगह पे आप अपना तरीका लिखना, यहां पर लिखना अपना तरीका, यहां पर लिखना अपना तरीका कि आप खुद कैसे पढ़ाई करते हैं। यहां पर अपने दोस्त का तरीका लिखेगा। यह मैंने बोला आपका दोस्त का तरीका कि आपका दोस्त जो है वो किस तरीके से पढ़ाई करता है। दोनों के कम से कम 5-5 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। अब दोनों की क्या करनी है? हमें तुलना करनी है, इन दोनों की तुलना करनी है। इन दोनों की आपको क्या करनी है बेटा? तुलना, कि भैया कहां हम पिछड़ रहे हैं, कौन सी चीज है ये जो हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। अब जब एनालिसिस करोगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार 5 पॉइंट में कम से कम 1 पॉइंट तो ऐसा जिसमें मैं बहुत बेहतर कर रही हूं या कर रहा हूं। जिस चीज में हम बेहतर कर रहे हैं उसमें हमें दूसरे को फॉलो करने की जरूरत, इससे कह देंगे तू हमें फॉलो कर ले, राइट? भाई अगर कोई आदमी कोई गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो सारे ही गलत काम कर रहा है,
उसमें यह था कि 10 काम किए तो 4-5 अच्छे कर दिए, उसके 6-7 गलत हो गए। इस तरह का तो कार्यक्रम होगा कि गलत काम का रेशियो ज्यादा था। तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हम अगर औसत में है तो हम एकदम बेवकूफ है, नहीं, हमारा भी कोई पोर्शन बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन हमें क्या काम करना है, दोनों की तुलना करनी है, अपनी बेहतर चीज को अपने पास बचाए रखना है, और इनकी जो बेहतर चीज जो है ना, कि जो लगे कि यार यहां पे ये काम बड़ा जबरदस्त करना है, हमने उनकी वो चीजों को चुरा लेना है। मेरी बात क्लियर है? और उनको इंप्रूवमेंट में लेके आना है। अब बेटा जब यहां पे कोई अच्छी चीज आप चुराओगे, इसकी कोई पढ़ाई का तरीका आप कॉपी करोगे ना, तो अब आपने कॉपी कर लिया तो भाई साहब एलोपैथिक दवाई मत समझ लेना कि आज आपने इसकी कोई चीज कॉपी करी मतलब ना पढ़ाई का तरीका बदला और 15 दिन बाद ही टेस्ट है, आप कह दो कि सर लो इस टेस्ट में इसका इंप्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। नहीं नहीं भाई, जब आप अपनी पढ़ाई में कोई परिवर्तन करते हैं, कोई चेंज करते हैं, तो वो इंप्रूवमेंट आपको 2-3 टेस्ट के बाद, मतलब एग्जैक्ट रिपोर्ट वो लगभग तीसरे टेस्ट में आपको दिखाई देगी। ये एक मानो एक आयुर्वेदिक, एक होम्योपैथिक दवाई की तरह काम करेगा, जो कि काम तो धीरे धीरे करेगा लेकिन काम मजबूत होगा। तो पेशेंस बनाए रखना, ऐसा मत करना कि क्विक था कि अभी ये किया और अगले टेस्ट में देखो क्या महारत हो गया। तो याद करो, फिजिक्स में आप कहते हो कोई चीज जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी ही जल्दी नीचे आती है, और ऊपर जाना बहुत आसान है, उस पोजीशन पे अपने आप को मेंटेन रखने में जान निकल जाती है। बिल्कुल मौत आती है ना। एक टेस्ट में मान लीजिए 650 नंबर आप ले आए, अगले टेस्ट में हिम्मत ये करो कि भाई 650 से 660 मत हो, भाड़ में जाए, लेकिन ये 650 के आसपास ही रहे, लेकिन पता चला धड़ाम से 550 आ गए। तो मेहनत क्या काम करती है, एक मुकाम को हासिल करना आसान है, लेकिन उस मुकाम पे बने रहने के लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैं यही कहूंगा कि धीरे धीरे जाओ, लेकिन जब भी जाओ तो लगे कि भाई बवंडर है। मेरी बात क्लियर है? अब सवाल था तो सर हम क्या करें, इसके लिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हम किस हिसाब से पढ़ाई करें? तो आपको बहुत सारी चीजें पता होगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजों को साथ लेके और फिर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। तो भैया हम आपसे जिक्र कर रहे हैं यहां कि हमारा एग्जाम जो है वो होने वाला है शायद 3 मई को, है ना? हमने बोला 3 मई 2026 जो है उसको अपना नीट का एग्जाम होने वाला है। अब इस 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम होने वाला है, ये महीना तो दिवाली में गया। अरे हां, पक्की बात कह रहा हूं ना मैं। लड़कियों का बेचारी मम्मी जो घर से बाहर, कितनी लड़कियां रहती है? हाँ, तो मम्मी वेट करनी होगी, जल्दी से आ जाओ बेटा, सफाई करनी है भाई। अपने भी दोस्त लोग वेट कर ही रहे होंगे, ले यार तफरी काटेंगे, बहुत दिन हो गए, आ जाओ, है ना? तो भाई सबसे पहला तरीका, मैं ये नहीं कहूंगा त्योहार को एंजॉय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, तफरी खूब काटनी चाहिए, लेकिन इस त्योहार के बाद ये मान लेना अगले 6 महीने तपस्या के हैं। मैं मोटा मोटा मान रहा हूं कि एग्जाम यहां पे है, तो मैं मोटा मोटा बेटा अक्टूबर से नहीं नवंबर से काउंट कर रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि बाकी 15 दिन 10 दिन आप घर जाके मस्ती करोगे, 26-27 को जब भी वापिस आओगे 2-4 दिन अकेलापन सा लगेगा, क्योंकि घर में रंग माहौल में आओगे ना, तो उसके बाद अजीब सा लगेगा। उसके बाद पढ़ाई में जुटोगे। हिसाब तो ये बनता है कि आप लोगों का कुछ बैकलॉग रह गया, आप उसको कवर करना वहां बैठ के, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ये वास्तविकता तो यही है। चलो मैं इस पे आता हूं। हमने बोला हम मोटा मोटा मान रहे हैं कि अपने पास 6 मंथ्स है, अपने पास जो टाइम बचा है वो टाइम, कितना टाइम बचा है? हमने बोला अपने पास जो टाइम बचा है वो 6 महीने का टाइम बचा है, अपने पास वो 6 महीने का टाइम बचा है। अब इस 6 महीने के टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्या करें? चले भैया मैं करूं बात, बड़े ध्यान से देखना। इन 6 मंथ्स को अपन कैसे यूज करें ताकि हम गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट तो पक्का कर ही लें, और वो पक्का करने के लिए हम कोशिश यही करेंगे कि बायोलॉजी में 380 में से 380 नंबर आ जाए, नहीं आए तो कम से कम 350 की रेंज में तो आए, तभी मंजिल आसान होगी, तभी राह आसान होगी। और वो डिपेंड किस पे करेगा? काम करने के तरीके पे करेगा। अब बड़े ध्यान से देखना, इसके लिए हमें क्या करना है बेटा। सबसे पहले मुझे पता है कि आप सब लोग अपने लाइव लेक्चर ही निकल के आ रहा है, आप अपनी क्लासेस रेगुलरली ले रहे होंगे। आपको एक बात और मैं ज्ञान कराता हूं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दिवाली के बाद दिसंबर तक बच्चे क्लास में बहुत बहुत कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत बहुत। वो कहते हैं सर्दी ज्यादा है, हम घर पर ही पढ़ लेंगे। आप मेरे को बताओ, क्या घर पे वो एनर्जी का लेवल मेंटेन रह पाएगा?
नहीं भैया, घर पे एनर्जी का लेवल मेंटेन नहीं रह पाता, वो रूटीन मेंटेन नहीं रह पाता। जब चीजें हम अपने हिसाब से करने लग जाते हैं तो फिर गंदगी फैलनी ही है। तो ये मान लेना कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक नीट के कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, नीट के कंपटीशन से बाहर हो चुके। आप देखो 22 से 25 लाख बच्चों में से डॉक्टर बनने वाले कितने लाख के आसपास है, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे मिला लिए हमने। अरे हाँ कि ना? बाकी का क्या होगा? बाकी का क्या होगा? बाकी रेस का हिस्सा है नहीं। ईमानदारी से मेहनत करने वाले बच्चे कुछ ही है। तो ईमानदारी से मेहनत करना है। सबसे पहली बात आपको लेनी है, वो लेनी है रेगुलर क्लास। क्लास के साथ कोई भी हेरफेर आपकी नहीं होनी चाहिए। पूरी ईमानदारी से क्लास लेनी है। उस क्लास के सलीके से नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल क्लास में बिल्कुल रेडी होके, है कि नहीं? अब मैंने बोला कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज्यादा हाई तौबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्लास में ईमानदारी के साथ आप पढ़ लिए तो भाई साहब 80 to 90% चीजें क्लास में ही लर्न हो जाती है। कुछ टॉपिक है जो एग्जाम्पल बेस है, लाइक हम बात करके चले, एनिमल किंगडम आ गया है ना, एनिमल टिश्यू में भर भर के एग्जाम्पल्स है, उधर प्लांट टेक्सोनोमी में भर भर के एग्जाम्पल है कि नहीं है? अब बेटा वो टॉपिक में वो एग्जाम्पल जो है, उस एग्जाम्पल में पूरे भारत के सब बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सब बच्चों को क्या आती है? आपका नाम क्या है? गरिमा। इनका नाम क्या है? यस, वो कोरोना में बैठी। डोंट नो। इसका नाम क्या है? डोंट नो। इसका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? उस भाई साहब का क्या नाम है? इस लड़की का क्या नाम है? वो पीछे भाई साहब बैठे उनका क्या नाम है? हैंस प्रूव्ड कि जिन लोगों के साथ हम इतने महीनों से रह रहे हैं, चेहरा देख के ये बता सकते हैं कि मेरी क्लास का बच्चा है, लेकिन नाम याद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लर्न करने की कोशिश नहीं करी। आपके जो क्लोज फ्रेंड होंगे 5-10 लोगों के नाम है, क्या पहले दिन में सबके नाम याद हो गए थे? ना, 2-4 दिन में धीरे धीरे याद हुए, फिर याद नहीं हुए। सोचो दूसरी वाली को जिसको याद है वो किस नाम से बुला रही है, अपन देख लेते हैं। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बेटा सेम चीज एग्जाम्पल्स में होगी। आपको एक बार में एग्जाम्पल्स याद नहीं होंगे, घोच पोच भी होगा कि कौन सा तो क्यूबोइडल एपिथेलियम का था, कौन सा कोल्यूमनर का था, कौन सा सीलिएटेड का था। फिर एनिमल किंगडम में जो भर भर के आएंगे, कौन सी उपास्थिल मछली, कौन सी अस्थिल मछली, कौन सा एम्फीबियन का था, कौन से बर्ड्स वाले में एवीज में पूछेगा कौन सा था, वो गंद फैलेगी। अब उसका याद करने का तरीका था बार बार रिवाइज करना। जैसे छोटी क्लास में टेबल पहाड़े याद करते थे ना, 2 एकम 2। शुरू में तो दिक्कत आती थी, लेकिन अब अपन चिपका देते। अब कोई कह देगा छोटा भाई बहन कि यार पहाड़े बताओ, हम वो कहेगा 2 1 2, तो हमारे दिमाग में 2 1 2 नहीं चल रही, 2 एकम 2 2 दूनी 4। हमारे दिमाग में वो रील चल रही 2 दूनी 4 वाली ही चल रही है, और फिर हम उसको बताएंगे इतना हो रहा है। अरे है कि नहीं है? और आपको एक बात और बताऊं, तुमने पढ़ा है 2 1 2, 2 2 4, ये गलत है। 2 1 is 2, 2 2 are 4, ये है एग्जैक्टली में। अगर 2 बार आ गया, उसके साथ क्या लगाते? आर। 2 2 आर 4, हम 2 2 4, पता ही नहीं चल रहा है। सर आपको ये बात कैसे पता? बेटे की पीटीएम में गए तब मैडम ने बताई। उससे पहले मेरे को भी ऐसा ही पता था, क्योंकि मैं भी हूं तो तुम्हारा ही भाई ना, तो जितनी तुम में अकल उतनी मेरे में अकल, और तुम तो मेरे से बहुत एडवांस हो, है कि नहीं है? वैसे ऐसी बात नहीं एडवांस हो, मैंने 16 साल के बाद बड़ा होना बंद कर दिया था, तो उस हिसाब से तो मैं नीट का फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है ना? हाँ, अब चेहरे पे थोड़ी हंसी मुस्कान आई जब से ऐसे जल्लाद की तरह देख रहे थे, ये पनौती कहां से आ गया। चलो आ जाओ। अब बेटा सबसे पहला काम करना अपने को रेगुलर क्लास। अब हमने बोला था कि एग्जाम्पल वाले पोर्शन का एक ही तरीका है, उसे बार बार लर्न करो। वो दिक्कत तुम्हारे साथ ही नहीं है। जैसे मैंने अभी एनिमल किंगडम पढ़ाया, अगर 1 महीने बाद दोबारा से आप मेरे से एग्जाम्पल पूछने चाहोगे तो मुझे भी थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। वो जब बार बार रिवाइज करेंगे तो वो धीरे धीरे लर्न होने लगेंगे, फिंगर टिप्स पे आने लगेंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल भी तो तुम्हें लर्न हो गई ना, है कि नहीं? सारे की सारी चीजें बता देते हो। बैंगन आलू गाजर इन थैला, हम बोलते थे ब्रिटेन के ऑल गंजे इंडियम तेल बेचे। अरे हाँ, वो सीक्वेंस से याद हो गया कि नहीं होगा? तो इस तरह चीजें क्या हो जाएगी धीरे धीरे लर्न, बशर्ते कि आप ईमानदारी से उसको पढ़े, पहली बात। दूसरी बात, हमने बोला आपने रेगुलर क्लास ली, आपने नोट्स उसके अच्छे से बनाए, यस, और नोट्स को अच्छे से देख लिया। अब जो नोट्स बनाते हैं सर लोग, उसमें एनसीईआरटी का कंटेंट भी होता है और एनसीईआरटी से बाहर की कुछ चीजें भी होती है।
है कि नहीं है? और आपने देखा होगा अपनी हिंदी की महान एनसीईआरटी ने तो ऐसी शुद्ध हिंदी लिख रखी है भाई साहब, उस हिंदी को समझने के लिए हमें भाई साहब गूगल करना पड़ता है। ऐसा सत्यानाश लगा रखा है। हम ये कहते हैं जी हिंदी में बताओ, अरे भाई ये हिंदी तो बता रहा हूं लेकिन वो हिंदी समझ में नहीं आ रही, है कि नहीं है? तो सर लोग जो आपको क्लास में नोट्स लिखवाते हैं वो आसान लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखवाते हैं। जब उस अपनी लैंग्वेज में पढ़ी हुई क्लास आपने ली, नोट्स आपने बनाए, उसके बाद एक बार आप एनसीईआरटी माता को भी पढ़ लेना। किसको पढ़ लेना? इसको एनसीईआरटी माता को पढ़ने का फायदा क्या मिलेगा? आपको पता है नीट का जो पेपर था वो इस बार का भी नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही था, लेकिन भाई वो स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए थे भर भर के, मतलब थोड़ी मसल पावर दिखाई थी। तो नोट्स इसलिए पढ़ने जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, और एनसीईआरटी माता पढ़नी इसलिए जरूरी है कि जब नीट का पेपर आएगा तो उसमें जो सीधी लाइन आएगी ना लिखी हुई, बेटा वो अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई नहीं आएगी, वो इस एनसीईआरटी की ही भयंकर वाली लैंग्वेज में लिखी हुई आएगी। और उस लैंग्वेज को आप समझ जाओ कि इसका क्या मतलब है, उसके लिए आपको नोट्स के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, तभी बताओगे अच्छा एनसीईआरटी ने ये लाइन लिख रहा है कि इसका सिंपल लैंग्वेज में इस टेढ़ी लाइन का सीधा मतलब ये है जो नोट्स में लिखा हुआ। इतना काम कर लोगे? अब इतना काम हो गया, वो हो गया आपकी लर्निंग का। अब आपको चेक करना है कि भाई मैंने चैप्टर लिया, मान लीजिए मैंने बोला ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला चैप्टर है, इतना तुमने पढ़ लिया। अब क्या करने हैं? अब आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आपको क्या करना है बेटा? इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं। अब क्वेश्चन कैसे लगाओगे? क्वेश्चन कैसे लगा सकते हो? आप मॉड्यूल से लगा सकते हो। यस, हमने बोला आप मॉड्यूल से क्वेश्चन लगा सकते हो या किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब क्वेश्चन लगाने में हम क्या काम करते हैं? मॉड्यूल में हम इधर क्वेश्चन और आंसर की में उंगली दे लिया, ऐसे ही करते हैं। अरे करते कि नहीं करते? ये एकदम गलत तरीका है। या दूसरा तरीका, हम उस मॉड्यूल में ही आंसर क्या कर देते हैं? मार्क कर देते हैं, टिक कर देते हैं। बेटा ये भी एकदम गलत तरीका है। सही तरीका क्या होना चाहिए? आप सही जगह पे कैसे पहुंच पाओगे? आप मान लीजिए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के 100 क्वेश्चन लगाने। आपको कितने क्वेश्चन लगाने? आज का टारगेट 100 क्वेश्चन का है। ये 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये कैसे लगाने हैं? एक नोटबुक लीजिए, उसमें काउंटिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नहीं तो यहां से ओएमआर ले जाना, उसकी फोटोकॉपी कर लेना, बिल्कुल अलार्म लगाना घर पे, और क्वेश्चन हो जाओ शुरू। जब क्वेश्चन आप लगाओगे, आपने टारगेट है कि मुझे 1 से 100 तक के क्वेश्चन लगाने हैं, तो आपका आंसर तो वो कॉपी में जो लिखा वो या ओएमआर में जो भरा वो वाला होगा। उसका फायदा क्या था? उसका फायदा ये था, अगर ओएमआर में भरोगे तो ओएमआर भरने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि गोले भरने में कोई गंध ना फैले, एक्यूरेसी मेंटेन रहे। मेरी बात क्लियर है? टाइम लगा के करोगे तो क्या फायदा हुआ? स्पीड मेंटेन रहेगी कि एग्जाम हॉल जैसा माहौल है, कोई ऊपर नीचे गंदगी फैलने के चांस नहीं रहेंगे, गंदगी फैलने के चांस। तो अब आपने ये 100 क्वेश्चन लगाए, और ये 100 क्वेश्चन लगाने के बाद इनमें से हो सकता है 100 में से मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन जो थे वो अटेम्प्ट करे, 10 क्वेश्चन जो थे वो आपने छोड़ दिए। मैं मान लेता हूं 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। अब आंसर किसे? आंसर मैच करो, जैसा बिल्कुल एग्जाम में होता है। सही हुआ तो +4, गलत हुआ तो -1, बिल्कुल उस पैटर्न पे करो। मान लीजिए 90 क्वेश्चन आपने लगाए थे, इस 90 क्वेश्चन में से मैं मान लेता हूं कि आपके 80 क्वेश्चन जो है वो तो राइट है, और 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। वो क्या हो गए मेरे बेटा? रॉन्ग हो गए। अब क्या करना है? अब आपको ये चीज नोट करनी है कि ये 80 सवाल जो थे, ये 80 सवाल जो सही हुए, कौन से सवाल सही हुए? इस 80 सवाल में देखना है कौन से 80 सवाल है जो सही हुए। कुछ सवाल तो ऐसे आए होंगे, देखा और देख के टिक मार दिया, मतलब एकदम मक्खन सवाल है। तो आपको आइडिया लग गया कि जो मक्खन सवाल थे, जिनको देखते ही मैंने टिक कर दिया बिना किसी कंफ्यूजन के, एक भी बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। इस चैप्टर के वो सब टॉपिक है वो मेरे एकदम क्लियर है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। इस 80 में से ऐसे सवाल जिनको एक बार देखते ही टिक कर दिया, एक बार उनके ऊपर ऐसे मार्क लगा दो, कोई भी अपनी समझ के हिसाब से। मैंने मान लीजिए टिक मार्क लगा दिया, इससे ये पता चल गया है कि एकदम मक्खन सवाल है, मुझे इसमें ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत, क्योंकि दोबारा भी तो क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। अब बायोलॉजी तो बायोलॉजी वो बदलती तो है नहीं कि हर बार नए क्वेश्चन कहां से घूम फिर के वहीं पे आ रहे। तो आप उस पर टिक मार्क लगा दो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई ये सवाल एकदम मक्खन है, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगली बार मैं क्वेश्चन लगाऊं तो मुझे इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे सवाल, अब इन 80 में से ऐसे सवाल ढूंढो जिनको सोल्व करते टाइम आपको थोड़ा सोचना पड़ा कि हाँ यार कंफ्यूजन हो रहा है, ये है कि ये है, गड़बड़ घोटाला हो सकता है।
उस सवाल के ऊपर मान लीजिए आपने एक स्टार लगा दिया। अब वो स्टार इस चीज का सिंबल होगा कि अगले बार मैं जब क्वेश्चन लगाऊं तो इन स्टार वाले पे ही फोकस करना है, क्योंकि ये थोड़े ठीक क्वालिटी के सवाल है, इनमें मेरे को कंफ्यूजन होता है। इन मक्खन को लगा लगा कि मुझे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, अब बारी करी कि भाई साहब ये 10 सवाल हमें एनालिसिस करने हैं कि ये सवाल गलत हुए। तो पहला तो ये करना है कि ये कौन से टॉपिक के थे। मान लीजिए वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के सवाल थे, ये 10 गलत हुए। तो हमें पता चला कि यार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के सवाल गलत हो गए। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो था रेस्पिरेशन, उसके सवाल गलत हुए। तो हमें पता चल गया कि भाई इस चैप्टर में ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाला पोर्शन है, उसको एक बार दोबारा से सलीके से पढ़ने की जरूरत है पढ़ने की, क्योंकि उसके सवाल मेरे से नहीं बन रहे, वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर। तो भाई साहब इन सवालों पे आप आराम से एक अपने समझने के लिए मान लीजिए 2 स्टार लगा लो कि ये वो सवाल थे जो पहले बार में मेरे से नहीं बने थे, मुझे इनके लिए दोबारा से मेहनत करने की जरूरत पड़ी। अब ये डेटा इकट्ठा हो गया। तीसरा डेटा ये हो गया, ये जो गलत हुए इनमें आप कंफ्यूज थे। क्या थे? क्योंकि जिनमें कंफ्यूज नहीं थे, जो नहीं आते थे वो तो आपने छोड़ ही दिए थे। अब इन 10 सवाल पे आ जाओ कि ये 10 सवाल कैसे थे, आपने क्यों छोड़े, उसके छोड़ने की वजह को एनालिसिस करना है कि मैंने ये सवाल जो 10 थे ये क्यों छोड़े, उसकी क्या वजह थी। तो जब ये सारी चीजें आप नोट कर लोगे तो उससे क्या फायदा हुआ। पहली बात, आपने क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस कर ली। दूसरी बड़ी बात, कितने समय में कितना क्वेश्चन लगाना है उसका डेटा आपके पास इकट्ठा हो गया। तीसरी बात, आपको यह पता चल गया कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन थे, जो 80 क्वेश्चन मैंने लगाए जो एकदम मक्खन थे, जो लग गए, उनका डेटा इकट्ठा हो गया कि मुझे इन पे टाइम खराब। आपको यह डेटा हो गया कि आपके मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें छोड़ने पे सोचने पे मजबूर किया था, कितने सवाल ऐसे थे जिनमें सोचा था और सोच के भी गलत दिशा में सोच लिया था, और कितने सवाल ऐसे थे जिनका कॉन्सेप्ट आपको आता ही नहीं था। तो अब बताओ, अब अगर इस चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा तो क्या मक्खन सवाल वाले पोर्शन को रिवाइज करोगे? आपको मेहनत करनी है, इसको दोबारा से जीरो से पढ़ना है, क्योंकि इसकी टांग पूंछ अपने को कुछ भी, इसको सलीके से रिवाइज करना है कि जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था जिसकी वजह से गलत हुआ, उस थोड़े से कंफ्यूजन को दूर करना है। तो अगले बार क्वेश्चन लगाओगे, मान लीजिए ये 100 क्वेश्चन 10 पेज में थे, तो आपको पता है कि भाई 80 क्वेश्चन जो थे उनमें से अधिकांश सवाल तो टिक हो गए। तो जो ये सवाल जो बचे, ये 10-20 सवाल, ये 2 से 3 पेज में बचे कि नहीं बचे? तो मान लीजिए 10 पेज में थे, 3 पेज में बचे, तो 6-7 पेज तो आपने ऐसे हटा दिए। अब बताओ ये स्मार्ट रिवाइज करने का तरीका हुआ कि नहीं हुआ? बेटा यही काम, जब ये काम आप यहां पे कर लोगे तो यही काम आपको पेपर में भी करना है, और उसको अपन बोलते हैं पेपर एनालिसिस करना। क्या बोलते हैं उसको? पेपर एनालिसिस करना। जब भी आप टेस्ट पेपर देके आओ तो घर पे आते ही पहला काम यही करना है कि ये देखना है कि पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने लगाए, टोटल क्वेश्चन कितने लगाए। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो गलत है, अगर हमने बोला कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो गलत हुआ तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ा तो छोड़ा तो क्यों छोड़ा, छोड़ा तो क्यों छोड़ा, इस बात का जवाब देना है। फिर ये कहेगा कि गलत हुआ कोई सवाल तो कौन से टॉपिक का, और छोड़ा है तो कौन से टॉपिक का छोड़ा है, कौन से टॉपिक का छोड़ा है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर सवाल छोड़ा है तो कौन से टॉपिक का छोड़ा है। उससे आपको यह लगेगा कि भैया इस टेस्ट में जब ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का टेस्ट हुआ तो मेरे इतने सवाल मैंने लगाए थे, उनमें से गलत सवाल इतने हुए, छोड़े सवाल इतने हैं, तो गलत हुए तो वो गलत क्यों हुए, छोड़े तो वो क्यों छोड़े। तो आइडिया लग गया कि नहीं लग गया? वो जवाबदेही वाली बात मैंने बोली थी कि आपकी जवाबदेही थी, आप खुद क्वेश्चन कर रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो। अपन किसी दूसरे को झूठ बोल सकते हैं क्या? खुद को झूठ बोल सकते हैं? तो लगेगा कि भैया जिस चैप्टर के सवाल गलत हुए, जिस सब टॉपिक के गलत हुए, वो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था, या उसकी प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस डेटा को नोट कर लो, इस डेटा को, क्योंकि भविष्य में जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो दोबारा भी यही पोर्शन था जिसके सवाल की गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। और इस चैप्टर में, इस टेस्ट में आपने क्या सीखा?
जैसे क्रिकेट का मैच खेलते तो हम देखते हैं ना यार, उसकी गेंद खेलने मेरे को दिक्कत होती है, वो गेंद यहां पटकता है। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल ऑफ विकेट पे बिल्कुल वाइड के पास जाके यॉर्कर लेंथ है, उस पे शॉट नहीं लगता। कोई ना कोई तो वजह ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते? अगले बार अपने आप को उसी हिसाब से तैयार करते हो। अब अपने नेक्स्ट टेस्ट की प्लानिंग कीजिए कि पिछले टेस्ट में ये गलतियां हुई थी, जो गलतियां इस टेस्ट में हुई वो अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अब अगले टेस्ट में आप क्या मेहनत करोगे? मान लीजिए पहला टेस्ट जो था, फर्स्ट टेस्ट था, उस फर्स्ट टेस्ट में टोटल आपने 150 क्वेश्चन लगाए। मैं मान लेता हूं, बड़े ध्यान से देखना, कितने क्वेश्चन लगाए? पहले टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन आपने लगाए। जब 150 क्वेश्चन लगाए तो हमने बोला छोड़े कितने? 30 क्वेश्चन छोड़ दिए। 30 क्वेश्चन वो थे जो आपने छोड़े। और मैं मान लेता हूं इस 150 में 30 क्वेश्चन जो थे, वो 30 क्वेश्चन वो है जो अपने पास क्या है, आपने नेगेटिव कर दी। बात क्लियर है? अब बेटा ये डेटा, ये रिजल्ट आपका पहले का है। अब अगले टेस्ट में क्या प्लानिंग करनी है? अगले टेस्ट में प्लानिंग करनी है कि यार यहां पर जो सवाल मेरे नेगेटिव हुए, सबसे बड़ा तो कंट्रोल उसी पे करना है, क्योंकि जो चीज नहीं आती वो तो छोड़ दिया तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे कंट्रोल किस पे करना है? नेगेटिव पे कंट्रोल करना है। जब सेकंड टेस्ट हुआ तो बड़े ध्यान से देखना, जब सेकंड टेस्ट हुआ तो सेकंड टेस्ट में आपने सवाल लगाए, वो 120 क्वेश्चन लगाए। मान लीजिए सवाल लगाए, वो कितने लगाए? मतलब इस बार अपन देख रहे हैं कि आपने कितने सवाल छोड़ दिए। कितने सवाल छोड़ दिए? 60 क्वेश्चन छोड़ दिए। 180 तो आएगा। 60 क्वेश्चन छोड़ दिए, लेकिन आपका नेगेटिव जो था वो नेगेटिव एक भी नहीं है। एक भी नेगेटिव नहीं है। तो अब देखने का नजरिया देखो। आप ये देख रहे हो यार, पहले वाले में मैंने भाई साहब 150 सवाल लगाए थे, उसमें 30 छोड़ दिए थे। और 30 क्या कर दिए थे? मान लीजिए मेरे पास, अरे 30 छोड़ दिए थे, ये तो ज्यादा हो गया ना क्वेश्चन ही। मैं भी पगला ही गया यार। सही है? चलो, तो हमने ये बात बोली आपसे कि अपने पास डेटा ये निकल के आया कि यहां पे ये फिगर देखने में बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, लेकिन आप चेंज देखिएगा। पहली बात, हमने पूरी एनर्जी 120 सवाल लगाने में लगाई। यहां पे एनर्जी लगा रहे थे वो 150 सवाल लगाने में लगा रहे थे, मतलब हमारी एनर्जी बट गई थी। अब जब पूरी एनर्जी 120 सवाल पे दी तो एक्यूरेसी होने चांस बढ़ गए। यहां पे हमने नेगेटिव कम करे। हो सकता है हमारा स्कोर जो था वो पहले वाले से भी 5 मार्क्स कम आ जाए। हो सकता है कि पहले वाले से भी 5 मार्क्स कम आ जाए। तो बेटा अगर आप स्कोर देखोगे कि पिछले वाले में तो 480 आया था, इसमें 475 ही आया, तो हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाओ। हो सकता है आप क्या हो जाओ? क्योंकि आप केवल परिणाम देख रहे हो। क्या देख रहे हो? और किसी बड़े ज्ञाता ने एक बात कही है कि जब आप परिणाम पे फोकस करोगे ना, तो आप बदलाव को नहीं देख पाओगे। तो आप बदलाव को नहीं देख पाओगे कि सामने वाले ने क्या क्या बदलाव अपने आप में किया था, क्या क्या उसने नई प्लानिंग एग्जीक्यूट की थी। क्योंकि परिणाम तो यह है कि पिछले टेस्ट में 480 नंबर थे, इस वाले में 475 है, तो परिणाम का मतलब तो नंबर कम है। लेकिन डेटा देखोगे कि पिछले टेस्ट में 150 सवाल लगाए थे और 150 में से भाई साहब हमने देखा 30 तो हमने क्या कर दिए थे? नेगेटिव कर दिए थे। अब वो 30 नेगेटिव हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी तुक्का 30 में मारा था। तुक्का तो 60-70 में मारा था, 20 में सही जगह लग गया, 30 में गड़बड़ हो गई। है कि नहीं है? तो कहने का मतलब यहां पे एक्यूरेसी का लेवल देखिए आप, कि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए कि यहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, नेगेटिव मार्किंग को आपने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। तो हमें इस पे फोकस नहीं करना है। अगर इस परिणाम पे फोकस करेंगे तो ये घट गया, लेकिन अगर यहां पे आप बदलाव को देखोगे तो यहां पे प्लानिंग में बदलाव था कि यहां पे कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बहुत हाई था, क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो 100% अश्योर होके किए कि जो मुझे आता है मैं वो ही करूंगा, फालतू के सवाल नहीं करूंगा। तो ध्यान रखना, जब आप कुछ नया करने वाले हो तो परिणाम पे फोकस मत करना, आप उसके दौरान जो बदलाव हो रहे हैं उनको नोटिस करना। क्योंकि जब आप परिणाम पे फोकस करोगे तो बदलाव पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि धीरे धीरे बदलाव करोगे तो एक दिन सुनहरा परिणाम पक्का आएगा। आज आपने 120 सवाल करे, किसी दिन ऐसा भी होगा आप 130 करोगे, 140 करोगे, 150 करोगे। अरे हाँ कि ना? तो आप धीरे धीरे बदलाव करते जाए, समस्याओं का समाधान ढूंढते जाए, और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेंगे तब तक अपने को उसका परिणाम नहीं मिलेगा। अभी आप डॉक्टर बनने वाले हो कि नहीं हो? भाई साहब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बुखार है, खांसी है, जुकाम है, गए कि नहीं गए?
डॉक्टर साहब को ये बताया तो डॉक्टर साहब पहले आपका टेस्ट लिखता है कि भैया ये टेस्ट करा क्या, जांच करा क्या, जांच करा के और क्या पता करता है, बीमारी का पता करता है। क्या पता करता है कि भाई ये बीमारी इनिशियल स्टेज में है कि वो औसत है कि बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच गई, हाँ कि ना, उसी हिसाब से तो दवाई का डोज लिखता है। अरे हाँ, तो मेरे भाई तुम तो भावी डॉक्टर हो, फ्यूचर डॉक्टर हो यार, तो सबसे पहले तो तुम पेपर एनालिसिस करके बीमारी को पकड़ोगे कि कौन सी बीमारी है, कहां गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से आपके नंबर कम आ रहे हैं। आप घर में 6-7 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो पहले क्या ढूंढना है, बीमारी को। फिर देखना वो बीमारी किस लेवल की है कि भैया बहुत गंदी हालत में है, उसी हिसाब से तो अपनी प्लानिंग करोगे, रेस्पेक्टिव एफर्ट्स दोगे कि नहीं दोगे। अरे हाँ, तो बस वही तो काम किया तुमने। सबसे पहले पेपर एनालिसिस करके अपनी बीमारी को ढूंढा कि दिक्कत कहां पर है, और उसके बाद आपने अपनी प्लानिंग बनाई कि यस इस बीमारी का ट्रीटमेंट हम ऐसे कर सकते हैं, और हर इंसान को बीमारी का कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं, दिक्कत क्या है, उसका समाधान सबको पता है। अरे पता है कि नहीं पता है। कोई भी महान आदमी महान काम नहीं कर रहा, बस काम करने का तरीका ही डिसाइड करता है कि परिणाम क्या होगा। कौन डिसाइड करता है, परिणाम क्या होगा, और वो मन में ठानना है। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी सी बात कही है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो अगर काम करने का तरीका थोड़ा सा आपका बदल गया मेरे लाडलो, तो 100% बात है परिणाम भी बदलेगा, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो मैं जल्दी जल्दी इन 5 बातों को आपको बता देता हूं, इसी जोश और जुनून के साथ रखना। सबसे पहले रेगुलर क्लास लेनी है, सलीके से नोट्स। दिसंबर के बाद लोग क्लास लेने में आनाकानी करते हैं। मान लेना कंपटीशन छूट रहा है, कम हो रहा है, और अच्छी बात है, कम से कम लोग आए तो अच्छी बात है। कंपटीशन पहले ही घट रहा है ना, वो फॉर्म भर के केवल एनटीए का रेवेन्यू बढ़ाने वाले हैं। ठीक मेरी बात है। दूसरी बड़ी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस पक्का करनी है, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के हम एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ी थी उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है वो हम सीखते हैं कि नहीं सीखते, एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हैं कि नहीं रखते, स्पीड को मेंटेन रखते हैं कि नहीं रखते। तो कहने का मतलब अपना जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें पूरा निखार कब आएगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस से हम ये भी चेक कर पाते हैं कि कौन सा टॉपिक और सब टॉपिक हमें आता है, कौन सा टॉपिक और सब टॉपिक हमें नहीं आता। तो हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि भैया इस चैप्टर में इस पोर्शन को हमें अच्छे से पढ़ना है। टेस्ट सारे के सारे टेस्ट ईमानदारी से देने हैं। ईमानदारी से टेस्ट देने के बाद हर टेस्ट पेपर का एनालिसिस करा के करना है, ताकि आप तुलना कर पाओ, और इसको रखना अपने पास संभाल के कि पिछले टेस्ट में ये गलतियां हुई थी, उसका परिणाम ये था, फिर मैंने ये एक्शन लिया और उसके बाद परिणाम ये था। जैसे डॉक्टर हिस्ट्री लिखता है ना, कितना बदलाव आया सब। अब मान लेना थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ाई के डॉक्टर बन गए हो बस, और बनना तो है ही। अरे हाँ, परिणाम अभी चिंता नहीं करनी है। बच्चों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अभी से सरेंडर कर देते हैं, मुझसे ना हो पाएगा, अभी नहीं डरना है। अरे यार, बिना लड़े हार क्यों मानोगे आप। कायर लोग होते हैं, लड़ो और हार गए तो हार गए, लेकिन वो लड़ने का फायदा मेरे दोस्त तब है जब अपन पूरी ताकत से लड़े, है कि नहीं। अब भाई एक बार मेरे में जितना पोटेंशियल था, मैं जितनी प्लानिंग कर सकता था, कर सकती थी, ईमानदारी से वो काम करा, और उसके बाद रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद की आत्मा से ये आवाज आती है, अपने मम्मी पापा की नजरों में नजरें मिला के हम ये बोल सकते हैं कि हमने आपके जो कष्ट कमाई के जो पैसे थे उसको बर्बाद नहीं करा। हमने जयपुर में जाके घर से बाहर निकल के आवारागर्दी नहीं करी, हमने पढ़ाई करी है, पूरी ईमानदारी से करी है। ये मेरी पूरा रिकॉर्ड देखो, आपका पूरा रिकॉर्ड देखो, एक एक टेस्ट का मैंने क्या बदलाव किया, ये मेरी मेहनत को बताता है। दुनिया का हर पेरेंट इतना समझदार है, कोई समझता है जब आप 100 रुपए मांगते होंगे तो 500 रुपए आपके अकाउंट में आते होंगे। बिंदास खा, डेली जूस पिया कर। एक बार मम्मी पापा से पूछो ना, लास्ट टाइम जूस कब पिया था। आपको डेली जो जूस पीने के लिए कहते हैं, शाम को भैया दूध लाया कि नहीं लाया, एक बार पूछो तो सही कि उनके घर में भैंस नहीं है तो डेली वो एक मग्गा दूध का पीते कि नहीं पीते। अरे ना यार, कहां दोस्त वो दूध पिएंगे, कहां बेचारे डेली जूस पीने को। आप कॉफी पी के आ रहे हो, कोल्ड कॉफी, वो उन्होंने कोल्ड कॉफी कभी नसीब भी नहीं होगी बेचारों को। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, हमारी माताएं हैं, वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, उनका घर खेत से घर, घर से खेत, उसके अलावा उसने ढंग का सिटी नहीं देखा होगा, अपन बैग लगा के घूम रहे हैं भाई साहब मॉल में। ऐसा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उन माँ बाप का ये सपना है कि जिंदगी में मुसीबतें आई, पैसों की कमी आई या सुविधाओं की कमी से हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम इतनी कठोर तपस्या करेंगे कि हमारे बच्चे किसी से भी पीछे
ना रहे। तो बेटा माँ बाप का वो भरोसा तभी बना रहेगा जब आप मेहनत करोगे, आप अपनी साइड से मेहनत करोगे। परिणाम की चिंता मत करना, क्योंकि अगर दिमाग में अभी ये चलना लगे ना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारे पड़ोस में वो 6 घंटे पढ़ती थी उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, वो स्कूल में इतनी टॉपर थी, कोई मैटर नहीं रखता स्कूल में कौन था क्या था। अरे भाई आप अपनी तुलना दूसरे से कर ही क्यों रहे? हर आदमी अपने आप में स्पेशल है। आप अपनी तुलना अपने आप से कीजिए कि मैंने जब नीट की तैयारी करी तब मैं इस लेवल पे थी या था, बाद में मेरा लेवल ये था। अपने आप को इंप्रूव कर रहे ना बेटा, अपनी तुलना दूसरे से क्यों करनी है? सामने वाला फेल हुआ तो जरूरी थोड़ी है हम भी उसमें फेल हो, कोई जरूरी नहीं है। सामने वाला 90% वाला था फिर फेल हो गया, बहुत सारे एग्जांपल उठा के देख लो, 60% वाले टॉप रैंक फोड़ रहे। इतिहास रचा, हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं फर्स्ट रैंक लेके आया। तो ये सारी चीजें छोड़ दीजिए कि ये नहीं हो सकता कि वो नहीं हो सकता। दुनिया में सब चीज पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल को तोड़ोगे तो वो खुद कहेगा आई एम पॉसिबल। ठीक है? तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे, परिणाम की चिंता, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में, हमारे हाथ में अच्छी प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना, अच्छे से मेहनत करना। मेरी बात क्लियर है? तो मैं एक बात कह दूं, जोश जज्बा यही मेंटेन रखोगे, फिर सिलेक्शन पार्टी में मिलने वाले अपन। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई बेवफाई नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे, पक्का? तो बड़े ध्यान से सुनो, 2 शायरियां हैं बहुत अच्छी सी मोटिवेटिंग, मैं आपको चिपका देता हूं, कोई और मिला नहीं सुबह से, है ना, क्लास कैंसिल हो गई तो मैं आपको चिपका चलता हूं। बड़े ध्यान से देखना, दोनों का अर्थ एक में यह बताया गया है कि अगर कोई इंसान दिल से ईमानदारी से ठान के मेहनत करता है तो दुनिया की कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरी में यह बताया गया है कि आपका काम मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करिए, मंजिल के परिणाम की चिंता मत कीजिए, परिणाम तो बाद में डिसाइड कर लेंगे ना, पहले मेहनत का काम तो पूरा कर लो। अरे हाँ, तो सबसे पहले इंसान में क्या होना चाहिए? जीत का जज्बा। और आप में जज्बा है, जोश है, पक्की बात है? तो यही जज्बा रहा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल निकलेगा। मत डर इन रातों के अंधेरों से है मेरे दोस्त, मत डर इन रातों के अंधेरों से है मेरे दोस्त, इन रातों के दामन से ही सुनहरा कल निकलेगा, सुनहरा कल निकलेगा, सुनहरा कल निकलेगा। तो अभी जो आपके सामने दिक्कत आ रही है, मुसीबत आ रही है, उनसे डरना नहीं है। या देखो, धुंध में अपनी गाड़ी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हुए चलते हैं, लास्ट में मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं ना। धीरे धीरे चलते जाओ, क्योंकि राही का काम तो चलना है, मंजिल तो वही है, बस धीरे धीरे चलो। या तो थोड़ी देर से पहुंचोगे या जल्दी पहुंचोगे, ऐसा तो है नहीं कि कभी पहुंचोगे नहीं। भाई चलने वाला मंजिल पे तो पहुंचता ही है, थोड़ा टाइम लग जाए या थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, लेकिन पहुंचना तो पक्का है, और उसके लिए चलना पड़ेगा। तभी कही है कि राहें जहां तक जाएगी, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा? तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा? खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो भाई साहब, मोटी सी बात यह है कि आपका काम मेहनत करना है। अभी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसकी चिंता नहीं करनी है, अभी अपने को सीखने का टाइम है कि मेहनत करो। अभी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत ही करनी है, परिणाम बाद में अपन डिसाइड कर लेंगे। ठीक है? तो ये जो बातें मैंने 4-5 बताई बेटा, इसको पक्का फॉलो करना है। और पक्की बात है, अगर आप ईमानदारी से फॉलो करोगे तो मुझे मैसेज करके बता भी देना, है ना। मैं ऑलवेज अवेलेबल भी हूं, एक कॉल पे आ भी जाऊंगा, हमारे स्टूडियो नजदीक ही, कोई दूरदार है नहीं, है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप एनी टाइम बोलिएगा, पूरे पीडब्ल्यू परिवार आपके साथ है ना। तो बड़ी ईमानदारी से कीजिएगा। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, भरपूर प्यार देने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। लेकिन आपके और मेरे समय की वैल्यू तब बचेगी दोस्तों, जब इन चीज को फॉलो करके आप एक बहुत अच्छा परिणाम लाओगे। आप ये डिसाइड करोगे कि हाँ सर, बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा सा रोल है, और हमने वो रोल पूरा किया, हमारे 350 प्लस नंबर लाए, हमने पूरा 380 में से 380 लाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बस ये वादा अपने से करना है। ठीक है बच्चों? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय पीडब्ल्यू। और बच्चों को मैं बोलता हूँ रसगुल्ला आर्मी। हाँ, तो जय रसगुल्ला आर्मी। थैंक यू गाइज, थैंक यू।